जब मैं 12 साल का था तो मैंने स्कूटर चलाना सीख लिया था। वैसे लाइसेंस की उम्र 18 साल तब भी होती थी, पर हमें पता नहीं था। हम एक छोटे शहर में थे, वहां हर व्यक्ति चलाता था 12 साल की उम्र में, तो हम भी चलाते थे। तो 12 में सीखा, पैर नीचे नहीं लगते थे। तो जब घर पहुंचते थे हम पहले हॉर्न बजाते थे, कोई बाहर आके रोकता था स्कूटर को कि उतर जाए उससे। हम ब्रेक लगाते थे, बड़े भाई रोक लेते थे कि चलो उतर जाओ स्कूटर से। हम वैसे चलाते थे स्कूटर 12 की उम्र में। तो मुझे सिखाया था मुझसे जो नेक्स्ट, मैं सबसे छोटा हूँ, दो बड़े भाई हैं, तो जो बीच वाले भैया हैं उन्होंने सिखाया था। बड़े विनम्र हैं, इतने विनम्र हैं कि उनके साथ मुझे लगता है कि मैं बड़ा भाई हूँ, जबकि वो मुझसे बड़े हैं, क्योंकि वो बहुत विनम्र हैं, बहुत अंतर्मुखी हैं। उन्होंने मुझे सिखाया, बढ़िया सिखा दिया, और मैं फर फर चलाने लगा स्कूटर। जब 15-20 दिन हो गए, तब बड़ी हिम्मत करके मैंने बड़े भैया को बताया कि भैया मैंने स्कूटर सीख लिया है। बोले अच्छा, चलो देखते हैं। बड़े भैया वैसे ही जैसे बड़े भैया होते हैं, पिताजी की फोटोकॉपी। तो वो पीछे बैठ के बोले चलाओ। अब 15 दिन का मेरा अभ्यास ठीक ठाक था स्कूटर का, और मैं छोटी गलियों में ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके सब चला चुका था, वीडियो गेम जैसा। अब मैंने स्टार्ट किया। क्लच, आज की जनरेशन पता नहीं क्लच गियर समझती होगी या नहीं, क्योंकि आजकल तो वो जो आप समझते हो तो बटन दबाया और झूम के चल पड़ा। उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय पहले स्टार्ट करना अपने आप एक प्रोसेस था, किक मारनी पड़ती थी, फिर क्लच दबाएंगे, पहला गियर लगाएंगे, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना, उसी गति से स्पीड देनी है। उनका बैलेंस बहुत जरूरी होता था। बैलेंस न बने तो या तो आवाज रेस की बहुत तेज आएगी अगर रेस ज्यादा दी, नहीं तो घच 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 करके रुक जाएगा स्कूटर। अब बड़े भैया पीछे बैठे हैं, घच 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 रुक गया। भैया बोले यही सीखा। मैंने कहा 1 मिनट रुकना भैया। फिर ठीक किया, फिर स्टार्ट किया, फिर घच घच घच, 3 4 5 बार घच घच हुआ। और भैया बोले अभी नहीं, छोटे हो। वो जैसे पीछे बैठे मेरा स्कूटर बंद हो जाता था। मेरी हालत कुछ कुछ आज वैसी है। जिनसे सीखा है उनके सामने बोलना है, और मैं इसे जानबूझ के मैं देख नहीं रहा हूँ कि वहां भैया बैठे, वरना घस 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 हो गए मेरी गाड़ी रुक जाएगी। और मैं क्यों क्यों वहां वहां देख के क्यों बोलूं मैं। तो मैं तो इस भाव से देख रहा हूँ कि जैसे शुतुरमुर्गी मुद्रा कहते हैं, कि जैसे बिल्ली और कबूतर के बारे में कहते हैं, जब कबूतर बिल्ली को देखते हैं, कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है और कहता है बिल्ली नहीं है। तो कुछ कुछ मैं उसी मुद्रा में आज हूं। उन 3 महीनों में क्या हुआ, असली सवाल ये है। सर ने बड़े विनम्रता वाले भाव से एक इंटरव्यू में कहा कि बरगद के पेड़ में पानी मैंने दिया था थोड़ा सा, इतनी ही मेरी भूमिका है। यह बात सही है कि किसी व्यक्ति की किसी के जीवन में भूमिका दरअसल इसी तरह की होती है कि किसी को आपने पानी दिया, खाद दी, न्यूट्रिएंट्स दिए, यही भूमिका हो सकती है। सवाल यह है कि पानी कब दिया था और कितना दिया था, और पानी केवल पानी था या उसमें न्यूट्रिएंट्स भी शामिल थे। वो पानी उस समय मिला जिस समय पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सूखा पड़ा हुआ था, जब जड़ें सूख चुकी थी। सूख क्या गई थी, गिली हुई ही नहीं थी कभी। और उस समय जब पहली पानी की बौछार अंदर पड़ी और लगा अच्छा, पढ़ाई ऐसे भी होती है, पढ़ाई में समझना भी होता है, साहित्य का संबंध इतिहास से भी होता है, फिलॉसफी से भी होता है, सोशियोलॉजी से भी होता है, इकोनॉमिक्स से भी होता है। इकोनॉमिक्स तय करती है कि साहित्य कैसा होगा किसी देश का, किसी समाज का। और तब समझ में आया कि अलग अलग विषय, अलग अलग डिपार्टमेंट तो नाम नाम के हैं, दरअसल तो एक ही चीज को पढ़ने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। इसलिए जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आज हम बोलते हैं कि बहुत जरूरी है, मैंने पहली बार जहां से सीखी वो सर से सीखी। और सर कोई भी विषय पढ़ाते थे तो लगता था कि जैसे चक्षु खुल गए, कि नई कविता या छायावाद। और मैं उस समय लिखने की स्पीड मेरी ऐसी थी कि मैंने सर का एक एक वाक्य लिखा हुआ है, आज तक रखा हुआ रजिस्टर मेरे पास। यहाँ तक कि सर ने बीच में छींका भी तो मैंने वो भी लिख दिया कि छींक यहाँ पर आई है, कि शायद कोई खास वजह से आई हूँ यहाँ पर भाई, बाद में रिवीजन में आसानी रहेगी। मजाक भी किया, साइड में मजाक भी लिख लिया कि ये मजाक को कोई लिंक होगा इसके साथ, वो मजाक भी याद रहना चाहिए। कई साल तक मैंने वो विषय पढ़ा, वो रजिस्टर्स पढ़े। JRF वगैरह सब होने के बाद पहली बार मुझे साहित्य समझ में आया। अब सीधा योगदान मैं कहूं तो मेरा पहले अटेम्प्ट में सिविल सेवा में सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये तो एक मोटा कथन है ना कि सिलेक्शन हो गया। इसमें सूक्ष्म कथन ये है कि 2 वैकल्पिक विषय होते थे मेरे पास, हिंदी साहित्य था और समाजशास्त्र था।
दोनों का 600 नंबर का पेपर था। अगर मैं ये कहूं कि मेरा उन दोनों विषयों से सिलेक्शन हो गया तो ये अधूरी बात है, जब तक मैं ये ना बताऊं कि समाजशास्त्र में 600 में से 247 नंबर थे और हिंदी साहित्य में 600 में से 343 नंबर थे। और इस अंतर की एकमात्र वजह ये थी कि मैंने सर की क्लास से पढ़ाई की थी। इससे मैं कैसे कैसे कह दूं कि कोई योगदान नहीं है, या बरगद में केवल पानी का योगदान है। उस पानी में कितना पोटेशियम था, कितना मैग्नीशियम था, कितना नाइट्रोजन था या नाइट्रेट था, ये भी तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये फिर भी ठीक है, मेरे लिए सिविल सेवक बनना ना मुझे पहले बहुत रोमांच था ना बाद में रहा। मैं तो हरियाणा से हूँ जहाँ आईएएस का मतलब उस समय लोग समझते भी नहीं थे, अब तो समझने लग गए हैं, तब नहीं समझते थे। तब बोलते थे कि अरे ना, पटवारी बनते तो अच्छा रहता, वो ऐसा भाव रहता था। तो मुझे नौकरी से लगाव भी नहीं था, मैंने फिर नौकरी छोड़ भी दी, पढ़ने पढ़ाने की इच्छा हुई। जो असली योगदान है वो दूसरा है। ये तो छोटी बात थी, नंबर आ गए, नोट्स मैंने पढ़ लिए, याद कर लिया, लिख दिया, नंबर आए। बड़ी बात है, एक अच्छी नौकरी मिली, उसका सम्मान आज तक मुझे हर जगह मिल जाता है कि सिविल सर्वेंट रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या बात हो गई, लेकिन सम्मान मिल जाता है। उसके बाद मेरे अंदर एक भूख पैदा हुई। जो व्यक्ति विश्वविद्यालय में केवल इलेक्शन लड़ने के लिए आया हो, उसकी इलेक्शन से अरुचि हो गई। जिसका पर्पस रहा हो कि डूसू प्रेसिडेंट, उसके बाद दिल्ली का सीएम, फिर भारत का पीएम बनना है, उसको पार्षद, विधायक और सांसद होने से अरुचि पैदा हो गई। और रुचि किससे से पैदा हो गई? पढ़ने से। अब मुझसे लोग पूछते थे जीवन में क्या करना चाहते हो? पढ़ना चाहता हूं। मैंने यूपीएससी में 2-3 विषय सिर्फ इसलिए बदले कि इसी बहाने इसे पढ़ लूंगा। हालांकि ऐसा करने से मेरी सफलता और मुश्किल होती गई, पर चाहिए किसको थी? नहीं चाहिए थी। समाजशास्त्र पढ़ा, दिमाग खुल गया। फिलोसफी पढ़ा, दिमाग खुला। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, बाद में एलएलबी किया, लॉ किया, सब कुछ पढ़ने का मन किया। आज भी पढ़ता हूं। और आज मेरी स्थिति ये कि किसी भी विषय को पढ़ते हुए मैं हर विषय से उसको लिंक कर पाता हूं, तो इसलिए कि उसका बीज सही समय पर पानी के साथ उस पेड़ के अंदर एक सही माली ने डाल दिया था। और ये तो संयोग की बात है कि मैं जिस जमाने में 40-45 का हुआ, उस जमाने में यूट्यूब आ गया, और सर जिस जमाने में हुआ तब यूट्यूब नहीं आया था। इतनी सी बात है। मुझे लोग ज्यादा जानने लग गए, तो इसमें यूट्यूब का योगदान है, मेरा नहीं। मैं भी एक बंद क्लासरूम में 25 साल से पढ़ाई रहा था, कौन जानता था? कोई नहीं पूछता था। पर क्योंकि मैं निजी क्षेत्र में हूं तो वहां वीडियो बनाना आसान काम था। कॉलेज में ये संभव नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। इसलिए कौन कितना प्रसिद्ध है ये तुक्के की बात है, संयोग की बात है। और प्रसिद्धि से कोई ये समझने लगे कि मैंने बहुत तीर चला दिया है, ऐसा घमंड अगर किसी को हो जाए, उससे बड़ा निपट मूर्ख कोई हो नहीं सकता है। और ये बात जिंदगी में कभी भूलना नहीं चाहिए कि मैं जो कुछ भी हूं कैसे बना। सर ने मुझे जो कवि सबसे गहराई से पढ़ाया वो कबीरदास थे, और कबीरदास आज तक मेरे प्रिय कवि हैं। मुझे पूरे हिंदी साहित्य में एक कवि चुनना हो, हालांकि दुविधा होती है कबीर तुलसी के बीच में मुझे। फिर मैंने एक कविता सुन ली, उन दोनों के बारे में तो और दुविधा होने लग गई। कैसे कहूं कि कविता मेरी खींचे नई लकीर, कैसे कहूं कि कविता मेरी खींचे नई लकीर, मेरे 2-2 बाप हुए हैं तुलसी और कबीर। एक नहीं, 2 बाप हुए, दोनों सर ने पढ़ाए। मतलब सर ने सारे कवि पढ़ाए, इन 2 को विशेष रूप से पढ़ाया। तुलसीदास मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, और वो सिर्फ सर की बदौलत है। कबीर तो मैं फिर भी थोड़ा पहले से रुचि रखता था। कबीरदास को पढ़ते हुए बहुत सारे दोहे, सबको, सर को बहुत सारी पंक्तियां याद रहती है कविता की। सर से प्रेरणा लेके मैंने भी खूब रटा, मुझे भी 500-1000 कविताएं छोटी छोटी आज याद हैं, तो प्रेरणा वहीं से आई थी। कबीर को पढ़ाते हुए सर ने बड़ी गहरी बात कही कि एक समय तक आदमी दुनिया के बताए रास्तों पर अंधानुकरण करता हुआ चलता है, अंधा होकर चलता है। फिर उसे एक सही व्यक्ति मिलता है, गुरु मिलता है, शिक्षक मिलता है। एक अच्छा शिक्षक पढ़ाता नहीं है, एक अच्छा टीचर वो बिल्कुल नहीं है जो नोट्स बनवा दे। एक अच्छा टीचर वो बिल्कुल नहीं है जो बता दे कि रोमिला थापर ने ये कहा है और डीडी कोशाम्बी ने ये कहा है। ये तो सामान्य बात है, चैट जीपीटी के जमाने में कौन पूछता है इन सब बातों को?
चैट जीपीटी के ज़माने में टीचर्स को अपने अस्तित्व के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। मुश्किल होने वाला है, सीरियसली मुश्किल होने वाला है। अच्छा टीचर वो है जो ज्ञान नहीं देता, ज्ञान अर्जित करने के टूल्स देता है कि ज्ञान खुद सीखना है, कैसे सीखना है ये मैं सिखाता हूं। और तब सर ने एक दोहा सुनाया कबीरदास का, जो आज तक मेरे सबसे प्रिय दोहों में से एक है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, कि लोक समाज जो कहता है और वेद जो कहते हैं, मैं उसके पीछे पीछे अंधा होकर चल रहा था। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे तय सतगुरु मिल लिया दीपक दिया हाथी। आगे से सतगुरु मिला, उसने मेरे हाथ में दीपक दे दिया। ज्ञान नहीं दिया, किताब नहीं दी, दीपक दिया। और बुद्ध की भाषा में कहा अपदीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो, अपने प्रकाश की तलाश खुद करो। तब मुझे लगने लगा कि जिन बने बनाए रास्तों पर मैं चल रहा हूं, उससे पहले मेरी विचारधारा एकदम निश्चित थी। मैं आरएसएस का कट्टर समर्थक था, घोषित मेंबर नहीं था लेकिन समर्थक था। अयोध्या आंदोलन में मुझे जाने की बड़ी इच्छा थी, मैं जा नहीं पाया, बड़ा दुख था मुझे इस बात का। बाकी कई दोस्त गए थे, मैं नहीं जा पाया था। और मैं जानबूझ के सब बातें सच बोलता हूं, ताकि झूठ क्यों बोलूं, मुझे झूठ बोल के क्या मिल जाएगा, मैं ऐसा था। फिर जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने लगा, मैं वामपंथी हो गया ठीक ठाक। मैं किसी काडर में नहीं गया, मैंने सीपीएम सीपीआई में या आईसा में, या उस समय एक एआईएसएफ भी थी, यहाँ पर दिशा छात्र संघ चलता था, डीएसयू पीएसयू, कई स्टूडेंट बॉडीज चलती थी। मैं किसी का मेंबर कभी नहीं बना। और मुझे उन लोगों से बात करके और समाजशास्त्र से पढ़ के, मार्क्सवाद पढ़ के बड़ा अच्छा लगने लगा। मैं इधर से भाग के उधर चला गया, अब मैं ये हूं। और जब मैं सर से मिला, मैं बहुत दुविधा में था कि वामपंथ ठीक है या दक्षिणपंथ ठीक है। 10 साल बाद मुझे समझ में आया कि सर से मुझे दूसरा फायदा क्या हुआ। पश्चिम में 18वीं सेंचुरी में दार्शनिक हुआ कांट, जो मेरे ख्याल से पूरे पश्चिम की दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक है। अगर मुझे कहे कि पश्चिम की दुनिया में पहले दार्शनिक थेलीस से लेकर वर्तमान दर्शन के लोगों तक, विटगेन्स्टीन तक, आपको एक चुनना हो जिसने पूरे दर्शन की धारा को चेंज कर दिया, आमूलचूल बदलाव कर दिया, तो वो इमैनुअल कांट है, जर्मनी का 18वीं सेंचुरी का दार्शनिक। जब वो बड़ा हो रहा था, उसके सामने दो रास्ते चल रहे थे। एक को रैशनलिज्म या बुद्धिवाद कहते थे, एक को एम्पेरिसिज्म या अनुभववाद कहते थे। रैशनलिज्म में लाइबनिज नाम के एक बहुत प्रख्यात चिंतक चल रहे थे, अनुभववाद में ह्यूम बहुत प्रख्यात चिंतक थे, इंग्लैंड के थे। कांट ने लिखा कि मैंने लाइबनिज को पढ़ा, मुझे लगा ये तो अंतिम सत्य है, इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है, और मैं उसके पीछे चलने लगा। इसी बीच में ह्यूम की किताब मेरे हाथ आ गई, और ह्यूम को पढ़ा तो मुझे लगा अरे यार, वो तो ऐसे ही बोल रहा था, अंतिम सत्य तो ये है। तो कुछ दिन में अनुभववादी बना रहा। कुछ दिन बाद फिर लाइबनिज को पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, यही है अंतिम सच, यही है। फिर ह्यूम को पढ़ा तो लगा ना, इससे अंतिम कुछ हो ही नहीं सकता है। और फिर वो लिखता है, इस कंफ्यूजन से मैं इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ, अंत में मैं समझ गया कि अपना ही रास्ता बनाना होगा। और वहां से एक नई थॉट पैदा हुई जिसको क्रिटिसिज्म कहते हैं, समीक्षावाद कहते हैं, जो पश्चिम के दर्शन की सबसे गहरी थॉट बनकर उभरी। सर से मिलने से पहले मैं भी दक्षिणपंथ वामपंथ के बीच में झूलता था, कभी ये खींचता था, कभी वो खींचता था। फेमिनिज्म पढ़ा तो मैं फेमिनिस्ट हो गया कुछ दिनों के लिए। अम्बेडकर बात पढ़ा, मैंने कहा अंतिम सच तो ये था, ये कहाँ छुपा हुआ था।